द एक्सटी ग्राफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर इस फिगर में हम चले, t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर दिखेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे है। इसके ऊपर जाइए, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अच्छा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अभी मैंने बताया कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, और ये माइनस ये ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे पता चलेंगे? ये इस तरीके से जाएगा, 1 टाइम पीरियड यहाँ पर जो होता है t है 8, तो यानी ये t के जगह हम कितना रखने वाले हैं? 8। इसे कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी? डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय द ओपन आर्गन पाइप टू द क्लोज्ड आर्गन पाइप हैविंग सेम लेंथ। तो मैं तो कह रहा हूं कि हम बनाते हैं, बनाओ। पहले क्या है? ओपन आर्गन पाइप ऐसा बना लीजिए, उसके बाद क्लोज्ड आर्गन पाइप बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ओपन आर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो लिखा है N1, अच्छा रेशियो से मतलब ही नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिया है ना, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन इसका लेंथ L है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N0 इसका कितना बताया था? V अपॉन, देखो अगर बाई चांस भूल जाते हो तो ये चीज ध्यान रख लेना कि इसका पहला वाला ऐसा बनेगा, बाई चांस बोलते हो तो सही से बनाता हूं ऐसे, ऐसा बनेगा। अगर बाई चांस भूलते हो तो ये क्या है हमारा? एंटी नोड, और ये है एंटी नोड, और ये नोड पता है। इसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है जी? लेमडा बाई 2 होता है, यानी L इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो रहा है, यानी लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। और V इक्वल टू होता है N लेमडा, लेमडा की जगह कितना रखना है? 2L, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपॉन 2L हो जाएगा। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। निकाल भी सकते हो इसका भी, अगर पहला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे मैंने आपको रटने की डिवाइस दे रहा हूँ। इसका लेंथ L है, ये बन रहा है हमारा क्या? नोड, और ये एंटी नोड बन रहा है। इसके बीच का जो गैप होगा लेमडा बाई 4 होगा। तो यहां से L की वैल्यू कितना आ गया? लेमडा बाई 4 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 4L आ गया। और V इक्वल टू होता है N लेमडा, लेमडा की जगह 4L रखना है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? V अपॉन 4L। ये फर्स्ट ऑफ मोड वाइब्रेशन के लिए है, तो ये N नॉट, समझे कि नहीं? ये पहले से रटा होना चाहिए, मतलब ये 5 सेकंड का काम था आपको सॉल्व करना। ये इसको हम क्या बोल रहे हैं जी? इसको हम फिलहाल के लिए N1 मान लेता हूं, और इसको हम लोग 4L है, ध्यान दीजिएगा 4L है, इसको मैं N2 मान लेता हूं, समझे कि? तो ये ओपन टू क्लोज्ड, यानी रेशियो किसका निकालना है? N1 डिवाइडेड बाई N2, तो V अपॉन 2L डिवाइडेड बाई V अपॉन 4L। लेंथ इसने खुद बोला था कि सेम है, समझे कि नहीं? तो इसमें क्या बोला है? द फंडामेंटल रेशियो। चलो, तो ये इसे करो V अपॉन 2L, ये हो जाएगा हमारा 4L डिवाइडेड बाई V, से V कट गया, इससे कट करोगे तो 2 आ गया, ये 2 डिवाइडेड बाई 1, N1 रिस टू N2 कितना आ गया? 2 रिस टू 1 आ गया, 2 रिस टू 1, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या पूछा है? सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन द एयर, द पीरियड कितना दिया है? √3 सेकेंड। If it is complete the immerse in the non-viscous liquid having density 1/4 of the material of the bob, the new time period is, सिंपल सी बात, समझे कि नहीं? तो मैंने अभी क्या बताया था कि टाइम पीरियड को ज्यादा माथापच्ची नहीं, T इक्वल टू, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, T इक्वल टू क्या यूज करना है? 2 पाई √L डिवाइडेड बाई जी डैश। और मैंने कहा जी डैश कैसे निकालना है जी? रो बी माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो बी, बताया था कि नहीं? इसमें क्या कह रहा है जी हमारा? इसमें कह रहा है कि जो डेंसिटी क्या है ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, ठीक है? इसमें कह रहा है इफ द कंप्लीटली इमर्ज इन द नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी, ठीक है? तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कितना है? रो बी का 4 है, 1/4, 1/4 मतलब समझ रहे हो? रो बी बाई 4, ठीक है? लिक्विड की डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ जब रखेंगे तो जी डैश जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा रो बी माइनस रो एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू रख दो तो ज्यादा है, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, क्यों इतना स्टेप बढ़ाया जाए? रो बी डिवाइडेड बाई 4 अपॉन रो बी, ठीक है, और इनटू क्या रहेगा? जी रहेगा। अच्छा, रो बी यहां से कॉमन होके कट गया,
तो जब ये कट गया तो ये आया 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 कितना होगा, 3/4 होगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा रो एल इक्वल टू हमारा 1 - 1/4 इंटू जी। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3/4। कुछ नहीं करना था, यहाँ जी डैश की जगह सिर्फ क्या रखना था, 3g/4, और इसी को बस अलग कर लेना था। इसको अलग करने का मतलब, मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसे टी डैश कह रहा हूँ। तो ये जो टी डैश की वैल्यू आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2π√L/जी इंटू, यहाँ पर कितना था, रूट में 3/4, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा, या अलग रूट में रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा रूट में 4/3। अच्छा, तो ये नहीं सोच रहे हो ना ये कैसे जाए, 3/4 है तो जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। और ये टाइम पीरियड पहले था, अगर हमारा जब सिंपल पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया है √3 है, तो यहाँ पे रख सकते हैं कि ये √3 है इंटू 2/√3 है। √3 से √3 कट गया तो ये टी डैश की वैल्यू आ गया, तो टी डैश हमारा कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। यानी इसमें अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 सेकेंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें क्या पूछा है जी, द फोर्थ ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप इज सेम द थर्ड ओवरटोन ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, द रेशियो ऑफ द लेंथ क्लोज्ड पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ठीक है भैया, मैं तो कहूंगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा जरा, अगर मेरे साथ समझते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेंथ ऑफ द क्लोज आर्गन पाइप टू ओपन आर्गन पाइप, इधर क्या बना दो, ये हमारा है ओपन और इधर बना लो क्लोज्ड। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो मैंने बताया था कि ये आता है हमारा 1:2:3:4:5, ये आता है 1:3:5:7:9, और करूँ, देखा जाए कहाँ तक पूछा है ना। इसमें आप एन नॉट लगाना चाहो तो लगा लो, एन नॉट की वैल्यू कितना होता है, V/2L होता है, और इसकी एन नॉट की वैल्यू होता है V/4L होता है। जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखे रहना, इसका पहला वाला फिगर जरूर बनाने का प्रयास करना हमेशा। जब भी बनाए रहोगे कंफ्यूजन हमें लगता है कोई क्रिएट नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, एंटी नोड, ये नोड है, ये एंटी नोड, इसके बीच का गैप कितना होगा, λ/2, तो यहाँ 2L ही आने वाला है। ये होगा हमारा नोड और ये होगा हमारा एंटी नोड, तो इसके बीच का गैप कितना होता है, λ/4, तो यहाँ 4 ही। कभी कभी 2L 4L में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बाई मेथड भी आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मेरे तरीके से अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, कोई रोक नहीं सकता है फिर आपको सिलेक्शन से, समझे कि नहीं। अच्छा, ये इधर 11th के पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। अगर आप तैयारी किए हो तो फुल मार्क्स करके जाओ ना, हो सकता है आपका 180 आ जाए, आप सोच रहे हो कि पता नहीं कितना आने वाला है। इसमें कह रहा था फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप, इधर आ जाओ फोर्थ, ये है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सा है, थर्ड, फोर्थ ओवरटोन ये है। फोर्थ ओवरटोन मतलब 9n0, 9n0। तो इसमें क्या बोला है, इज सेम एज थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड, थर्ड ओवरटोन, ये कितना है 4n0। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका लेंथ कितना मानो L1 और इसका लेंथ कितना मानो L2। ठीक है, मतलब L2/L1 पूछा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी ध्यान रखना, द लेंथ क्लोज टू ओपन मतलब L2/L1 पूछ रहा है। पता चले आंसर मैच करवाने में भी इधर उधर कर दिए तब भी तो गलती हो जाएगा। चलिए, ये दोनों कह रहा है कि इसका हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओवरटोन और इसका फोर्थ ओवरटोन आपस में इक्वल है, कर दो भैया इक्वल। 4n0, n0 की वैल्यू कितनी रखने वाले, V/2L1, यहाँ कितना हो जाएगा 9V/4L2। क्लियर है। अब इसे कट करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, इसे 2 से V से V कट गया, इसे 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8/L1, ये हो जाएगा 9/L2। L2 इधर लाओ और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 8L2, अगर समझ गए हो तो बढ़िया है। इसके बाद रेशियो ये हो जाएगा 9L1। अब इसे लिख सकते हो L2/L1, ये हो जाएगा 9/8, समझे कि नहीं, 9/8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है कि टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन अ फेज एट सम इंस्टेंट, द some instant the two are their mean position in the same phase, the minimum number of vibration of the shorter pendulum after which are the two again in the phase at the mean position। ठीक है, बेसिक बात है।
बेसिक बात क्या है, अभी मैंने आपको पीछे ऐसा कुछ बताया क्या, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/t। 1/t मतलब 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई एल। यानी फ्रीक्वेंसी जो है रूट में लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं f1 डिवाइडेड बाई f2। मैं इसे बना ले रहा हूँ, इसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं 2 कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान रख लेना, पता चले आपको कंफ्यूजन हो जाए 1 और 2, ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा रूट में L2 डिवाइडेड बाई L1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 121। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10 और नीचे 11 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करते। अरे मेरे भैया, ऊपर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वो तो कट ही जाएगा ना। तो तैयारी किस लिए करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। तो अगर हम इसे लिखेंगे f1 रेस टू f2 तो ये कितना हो जाएगा 10 रेस टू 11। समझे कि नहीं? ये सेम फेज में आएगा। तो जो f1 है 10 ऑसिलेशंस कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो f1 मतलब 10 ऑसिलेशंस किया है, तो f2 कितना किया, 11 ऑसिलेशन। f1 किसको माने हो, 120 सेंटीमीटर को, और 2 किसको माने हो, 100 सेंटीमीटर को। पूछा क्या है जी हमारा, शॉर्टर पेंडुलम का। छोटा कौन है, 100, यानी इस 2 के बारे में पूछ रहा है, यानी 11 ऑसिलेशंस करेगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। वेव स्पीड इन स्ट्रिंग देख रहे हो। अच्छा, इसमें कह रहा है द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। आपको पता है v का फॉर्मूला भी स्ट्रिंग के लिए नहीं बताया हूं जी, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू। ये म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो यानी वेव का स्पीड सिर्फ टेंशन पे डिपेंड करेगा। तो इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2 और डिवाइडेड बाई t1 डिवाइडेड बाई t2 रूट में। टेंशन को क्या कह रहा है, पहले टेंशन इनिशियल, उसका टेंशन डबल कर रहा है। यानी पहले टेंशन आप क्या ले लीजिए, अगर मानते हैं t लेते हैं तो इसे 2t लेना पड़ेगा, t से t कट जाएगा तो 1/√2 आएगा। कोई मैच कर रहा है जी? तो v1 रेस टू v2 कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको एसएचएम इस तरीके से करते हैं, ऐसे। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से शुरू हुआ। अब ये एक कंप्लीट एसएचएम किया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को बोलते हैं पर सेकंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी जो एसएचएम हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी एन बोल रहा है। अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर मीन पोजीशन पे आएंगे हम, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमारा, यू लिख देता हूं। यहां पर 0 होगा, यहां पर आओगे तो यू मैक्स होगा। यहां से यहां तक पहुंच गए, फिर वापस आएंगे तो 0 होगा, फिर इधर आएंगे तो यू मैक्स होगा, फिर उसके बाद इधर आएंगे हम तो फिर 0 होगा। तब ना एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कर रहा है, एन। तो पीरियोडिकली अगर ये देखोगे तो दो टाइम चेंज हो रहा है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे इससे रिलेट करके तो डबल हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। ये आया समझ में? ये कह रहा द स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर फोर्स 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस व्हेन द मास 2 kg द सस्पेंडेड इज। ठीक है भैया, आपको पता है स्प्रिंग के लिए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया हूं, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के इसमें दिया नहीं है, लेकिन F इक्वल टू क्या होता है, kx माइनस होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है। फोर्स 10 न्यूटन है, x कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2, इसे कट करोगे तो 2 हो जाएगा। इससे डिवाइड करो तो k की वैल्यू 5/10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो हमारा 10 की पावर 2, तो ये 5 लिख रहा हूं, देख रहे हो, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ सिंपली वैल्यू रख सकते हो 2 पाई, और इसकी वैल्यू रखोगे, m की वैल्यू कितना है 2 kg, ये कितना है हमारा 200, इसे कट करोगे तो कितना हो गया 100। अच्छा, रूट में है, बाहर आएगा तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10। लेकिन इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं। इसको करना क्या है जी, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 10, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 डिवाइडेड बाई 10, तो डेसिमल इधर आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.628 हो जाएगा सेकेंड। समझे कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मैच कर गया।
क्या पूछा है जरा देखना, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक। ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी? ए। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, इसका फेज डिफरेंस कितना है हमारा? पाई। क्यों? क्योंकि ये भी साइन है, ये भी साइन है। फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन ध्यान से समझिए, ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका ग्राफ इधर से बना है और इसका ग्राफ इधर से बना है, यानी दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यानी दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ये कह रहा है इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी the same material slightly out of the tune produce the beats 6 hertz when the tension be slightly decreased. The beats frequency increase to 7 hertz. The frequency क्या है हमारा 530 the original frequency of B. ये तो मैंने बहुत आसान तरीका बताया था। हमने कहा इस तरीके का क्वेश्चन आया तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ लिखिए A और यहाँ लिखिए B, कुछ नहीं करना है। A की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 530। तो अभी यही तो मैंने बताया था कि N2 माइनस N1 इक्वल टू हमारा होता है प्लस माइनस NB। NB मतलब बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1 प्लस माइनस NB होगा। यानी इसकी दो बातें हैं, N1 प्लस NB भी होगा और N1 माइनस NB भी होगा। मतलब एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना होगा तो बीट्स कितना है? 6 है। तो एक बार 6 ऐड कर दीजिए, एक बार 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 530 माइनस 6 अरे प्लस 530 माइनस 6 सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 536 हर्ट्ज हो गया। यूनिट भी लगाते चलो। और ये 524 हर्ट्ज हो गया। बच्चे पता नहीं कौन से मेथड से लगाते हैं, मुझे पता है। आप इन सब चक्कर में ना पड़िएगा, जैसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसे एक बार करने का प्रयास करो, गारंटी बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। समझे कि नहीं? तो अगर अब इसे हम लोग क्या करेंगे आगे एक सिचुएशन दिया है, कह रहा कि टेंशन स्लाइटली डिक्रीजेज। पता है आपको कि V का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग में √T डिवाइडेड बाई म्यू, और फ्रीक्वेंसी V इक्वल टू होता है n लेमडा। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंशन अगर हम बढ़ाएंगे, ऐसा घटाने के लिए बोला है, टेंशन को अगर आप डिक्रीज करोगे तो V डिक्रीज होगा। V डिक्रीज होगा यानी ये फ्रीक्वेंसी भी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, हमारा तरीका सीखिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी नहीं आ रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां से देखिए, अपना रैंक लाइए, है ना। अब कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है मेरा तो ये ना कंफ्यूजन में रहे, मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुका हूँ, पूरी साल भर मैंने फ्री पढ़ाया हूँ, पता है। ये ना कंफ्यूजन डालना कि भैया ऐसा नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, वो भी अच्छे लेवल का। ये नहीं कि मतलब एट रेंडम कैसे भी लेक्चर्स पढ़ गए हैं, एक अच्छे पैटर्न के लेक्चर्स पढ़े हैं, वहां से बहुत बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके पास टाइम ही तो नहीं है, आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। आप पूरा प्लेलिस्ट देखने, या तो बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं, जो लोग उसी पे उतारू हो जाएंगे वो कर सकते हैं। मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि अगर मेरे प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो हो सकता है 10 दिन अगर आप देंगे तो बस ये है, कुछ तो आना चाहिए, भागा भागा के देखिए, स्पीड में करके देखिए, तो हो सकता है आपका कवर हो जाए, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा भी भगाएंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए आपका, है ना। तो अभी देखिए इसमें क्या करना, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, तो अपनी मर्जी से मैं घटा लेता हूँ। 36 है ना, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 535 534 533। यही आसान तरीका मुझे लगता है, घटा ले 523 522 521, और इधर ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 530। अब कह रहा है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी 7 है। कितना है? 7 हो गया। तो अभी इसमें चेक करो, 530 में से 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर इसमें से इसे घटाओ, तो 530 में से 523 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारा? अगर इस वाले में कंपैरिजन करोगे तो 30 में से 23 7 आएगा। मिल गया, आगे नहीं बढ़ना। अगर नहीं मिलता है तो फिर इसमें घटाइए, इसमें घटाइए, चेक करिए। अगर कोई लेंदी मेथड सीख लेते हो या कोई ऐसा, तो गलत भी होने की संभावना है। सबसे आसान मेथड है। तो फिर ये पीछे जाइए, ओरिजिनल पूछा था, पीछे 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 यहाँ, यानी बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है 524 है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू दिस द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। अच्छा ध्यान से समझिए, ये क्या बोल रहा है? y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। सहमत हो मेरी बात से? इसको लिख सकते हो y माइनस ए नॉट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। सहमत हो? इसको आप y डैश मान लीजिए, ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस
बी कॉस ओमेगा टी। अभी मैंने बताया था कि इसको और इसको जब सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो वेक्टर के तरीके से लगाते हैं। तो ए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं जी? उसको मैं क्या मान लेता हूं, ए रिजल्टेंट, ठीक है, समझ जाओगे। फॉर्मूला क्या था आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बीच का फेज डिफरेंस जो होता है 90 का होता है साइन और कॉस में, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे मैं फॉर्मूला क्या लिखने जा रहे थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो उसे मैं हटा दिया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये रूट पूरा नहीं बना है, ऐसा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसी को बता रहे थे कि अगर आपका मन है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इनिशियल पोजीशन एंड सेंस रिवॉल्यूशन इज इंडिकेटेड इन द फिगर, ठीक है। वाई प्रोजेक्शन ले रहा है ऑन द रेडियस वेक्टर, इस पे प्रोजेक्शन ले रहा है वाई पे, समझे कि नहीं। एंड वेक्टर रोटेटिंग द पॉइंट, प्रोजेक्शन किस पे ले रहा है, वाई पे, समझे कि नहीं। प्रोजेक्शन वाई पे, अगर मतलब यहां से अगर इस पे प्रोजेक्शन, कलर चेंज कर लिए जाए, यहाँ पे इससे प्रोजेक्शन डालते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहीं से डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम है। यानी पार्टिकल कहां से चलना शुरू हुआ है जी, ये ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल कहां से यहां से शुरू हुआ, देखो t इक्वल टू 0, यहाँ पर कहीं मतलब चलता जाएगा, तो ये शुरू हुआ है हमारा कहां से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सट्रीम पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है आप y इक्वल टू डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, a cos ओमेगा टी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी याद किया हूं, भैया मेरे ये y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और ये cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। टाइम की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो टाइम की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो cos 0 1, तो y की वैल्यू ये देखो यहाँ पर, यहाँ से चलना हुआ है a से। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पता है a की वैल्यू इसका कितना है, ये 3 है, 3 मीटर रख दीजिए, ये हो जाएगा cos। ओमेगा की वैल्यू कितना होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है, टी कितना दिया है ऑलरेडी 4, इससे कट करोगे 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 टी हो गया, ये हो गया y। ये मेरा तरीका है, अगर आप इसी तरीके से सीख के जाते हो तो नीट में इससे कठिन आता नहीं है, डायरेक्ट टिक करके आओगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी हमारा, टिक करो जरा, वाई टी 3 कॉस ओमेगा पाई टी, ठीक है, पाई टी बाई 2, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसे पता है पूरा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं करके दिखाऊं। वो क्या करते हैं कि यहां से जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे ये प्रोजेक्शन डालते हैं, इसको क्या मानते हैं, ठीक, ये रेडियस है हमारा 3, इसको डिस्प्लेसमेंट को y लेते हैं। इस ट्रेंगल को अभी मैंने भी बताया था ऐसे, लेकिन इतना माथा पच्ची काहे करे जी, इसमें यूज करेंगे तो ये क्या है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनियस, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने क्या कहा था यूज करने के लिए, cos, ये ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये बन गया वही, सिर्फ वैल्यू तो रखना, ये हो जाएगा 3 cos पाई बाई 2 टी, ठीक है। ये तरीका भी आना चाहिए, इसीलिए मैं ये तरीका भी बताया हूँ, वहां भी बताया। हो सकता है पार्टिकल यहाँ से नहीं चल रहा है, वो यहाँ से चल रहा है, हो सकता है यहाँ से चल रहा हो, तो पता चले आप साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कोई भी डायरेक्टली यूज नहीं करते। 19 का ये बताना पड़ेगा मुझे। ये कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एसएचएम हम लोग कैसे समझ रहे हैं जी, इस तरीके से, ऐसे यहां से ऐसे गया, अच्छा ये जहां से चला वहीं आ गया, तभी तो 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुआ। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हमारा 0 आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यानी इसका एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है।